चलिए नमस्कार, जीके जिसकी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 2 का सॉल्यूशन। तो आप लोग सभी जुड़ जाएंगे और डेली से आपसे अपने चैनल में होगी एसएससी जीडी के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा वो सभी आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपके जो एसएससी जीडी के जो एग्जाम है लगभग आपको 24 फरवरी से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू कर दें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है और चीज़ों को नोट भी करते चलेंगे। क्वेश्चन है, महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था। तो हम सभी को पता है अशोक जो है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और ये हीनयान संप्रदाय, नोट करेंगे, अशोक जो है हीनयान संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था। हीनयान का मतलब ये होता था कि ईश्वर के बिना, ठीक, और जो भी अनुयायी होते थे हीनयान के इसमें सिर्फ धर्म को लेकर के चलते थे। और महायान का मतलब ये होता था कि महायान के जितने भी लोग मानते थे इसमें धर्म और परिवार को लेकर के दोनों को चला जाता था, ठीक। और वज्रयान का मतलब ये होता था कि वज्र का वाहन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक वज्र का वाहन हुआ करता था, ठीक। तो राइट आंसर हीनयान। और थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग डिटेल नोट करेंगे। तो नोट करेंगे, महान मौर्य सम्राट अशोक जो है ये बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था। और बौद्ध धर्म की 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, महायान, हीनयान और वज्रयान, ठीक। हीनयान का मतलब ये होता है कि ईश्वर के बिना, ठीक, जिसमें कर्म को ही ईश्वर का स्थान लेता है। तो राइट आंसर हीनयान। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। नोट करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना 1945 को की गई, ठीक। और थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग डिटेल नोट करेंगे। तो इसमें वर्तमान में देशों की संख्या 193 है। नोट करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में देशों की संख्या 193 है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 1945 को की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। नोट करेंगे, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक। और नोट करेंगे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस देश से लिए गए हैं, ठीक। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं जो कि स्वर्ण सिंह समिति पर 42वें संशोधन के अधिनियम पर मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा गया है, ठीक। तो राइट आंसर स्वर्ण सिंह समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉफलॉन्ग झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हम सभी को पता है हॉफलॉन्ग झील जो है ये भारत के असम राज्य में स्थित है और असम का यह एकमात्र हिल स्टेशन है। नोट करेंगे, असम का यह एकमात्र हिल स्टेशन है। इसका पिक्चर कुछ इस प्रकार से है। तो नोट करेंगे, हॉफलॉन्ग झील जो है असम में स्थित है। और एक और झील है जो कि त्यामसो झील, जो अक्सर चिंगाकू झील कहा जाता है, यह भारतीय राज्य सिक्किम के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ठीक। तो हॉफलॉन्ग झील जो है असम में स्थित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप फाइनल मैच के दौरान कतर में फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था। तो इसका अनावरण जो है दीपिका पादुकोण ने किया है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। तो नोट करेंगे, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जो है 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप फाइनल मैच के दौरान कतर में फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किया है और वह फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई हैं। तो इसका राइट आंसर दीपिका पादुकोण। इसे आप लोग नोट करेंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप फाइनल मैच के दौरान कतर में फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का जो अनावरण है दीपिका पादुकोण ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो नोट करेंगे, तमिलनाडु के तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज चोल प्रथम ने करवाया है, ठीक। इसका पिक्चर कुछ इस प्रकार से है। तो ये बृहदेश्वर मंदिर है जो कि तमिलनाडु के तांजापुर में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजराज चोल प्रथम ने करवाया है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम में हाल ही में उद्घाटन किया गया बोगीबिल सेतु किस नदी पर स्थित है। तो बोगीबिल सेतु जो है असम में स्थित है, पहली बात तो ये है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल सेतु बनाया गया है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। और तिब्बत के मानसरोवर झील से जब निकलती तो तिब्बत में इसे संगापो के नाम से जाना जाता है, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगापो के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी को जब असम में प्रवेश करती थी इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक। जमुना के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बारी क्वेश्चन बन चुका है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम जाना जाता है। तो जमुना के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम जानते हैं। तो संगापो नाम से जानते हैं, ठीक। तो नोट करेंगे, असम में हाल ही में जो उद्घाटन किया गया बोगीबिल सेतु है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ठीक। जो कि कुछ इस प्रकार से पिक्चर है। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.9 किलोमीटर लंबा सेतु एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क सेतु होने वाला यह दावा करता है, ठीक। तो राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम है ये बास इंडिकस। नोट करें, गाय का वैज्ञानिक नाम है बास इंडिकस, और इस जो साहीवाल गाय की नस्ल है। ठीक, तो राइट आंसर बास इंडिकस जो है गाय का वैज्ञानिक नाम है, जो कि नोट करेंगे फाइलम कार्डेटा स्तनधारी वर्ग और बोविले परिवार से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नोट करेंगे, सांची का जो स्तूप है ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानता था और यह हीनयान संप्रदाय को संरक्षण भी प्रदान किया था। तो अशोक के द्वारा बनवाया गया पहला स्तूप जो है सांची का स्तूप, इसका कुछ इस प्रकार से पिक्चर है। तो नोट करेंगे, सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसे अशोक के द्वारा बनवाया गया है, और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया है। ठीक, तो राइट आंसर अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो नोट करेंगे, वायु दाब मापने के लिए बायोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, ए इज राइट आंसर। थर्मामीटर से ताप मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, और आर्द्रता मापी द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक, तो राइट आंसर बैरोमीटर या फिर वायु दाब मापी। तो नोट करेंगे, वायु दाब जो है ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा एक अलग कृषि विभाग दीवान ए कोही की स्थापना की गई थी? तो नोट करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग के लिए दीवान ए कोही की स्थापना की गई थी। पी इज राइट आंसर। और ये तुगलक वंश का दूसरा शासक था। तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, और दूसरा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक है, और इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश का शासक है। ठीक, तो राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक जो है कृषि विभाग के लिए एक अलग विभाग दीवान ए कोही की स्थापना किया था। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो ये थाई पूसम। नोट करेंगे, थाई पूसम जो है ये भगवान मुरुगा को समर्पित है, और तमिलनाडु का यह एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि कुछ इस प्रकार से मनाया जाता है। इसका आप लोग पिक्चर देख सकते हैं। तो नोट करेंगे, थाई पूसम जो है त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है, और भगवान मुरुगा शिव और पार्वती के पुत्र हैं। ठीक, भगवान मुरुगा शिव और पार्वती के पुत्र हैं, जो कि तमिलनाडु में यह त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो हम सभी को पता है मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। ठीक, तो राइट आंसर छोटी आंत। बड़ी आंत सिर्फ दिखने में बड़ी लगती होगी, आपको मोटी दिखेगी, लेकिन लेंथ की बात करें तो सबसे जो ज़्यादा लेंथ होती है छोटी आंत की होती है। आप लोग देख सकते हैं यह बड़ी आंत है। ठीक, यह जो है बड़ी आंत है, और ये जो छोटी छोटी अंदर है यह छोटी आंत है, क्योंकि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? जितने भी गोलमेज सम्मेलन जो है ये लंदन में आयोजित किए गए हैं। ठीक, लंदन में आयोजित किए गए हैं। तो नोट करेंगे 1930 से 32 के बीच में, नोट करेंगे 1930 से 32 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए हैं, जो कि भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी, जो कि नवंबर 1930 से शुरू हुए और दिसंबर 1932 तक खत्म हो जाते हैं। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है ये लंदन में आयोजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 का विषय क्या था? तो 2022 का अगर बात करें तो 2022 का विषय था सतत विकास के लिए डेटा। नोट करेंगे, 2022 का जो विषय था सतत विकास के लिए डेटा। वहीं बात करें सांख्यिकी राष्ट्रीय दिवस 2023 का जो विषय था 2023 का जो विषय था यह था युवा पीढ़ी में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना। नोट करेंगे, युवा पीढ़ी में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना। ठीक, ये विषय जो है 2023 का था, और 2022 के लिए विषय था सतत विकास के लिए डेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में रिलीज हुई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के निर्देशक कौन है? तो ये चंद्र प्रकाश द्विवेदी। नोट करेंगे, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है पृथ्वीराज फिल्म के निर्देशक हैं, और पृथ्वीराज फिल्म के मुख्य अभिनेता हैं अक्षय कुमार। नोट करेंगे, पृथ्वीराज मूवी के जो मुख्य अभिनेता हैं ये हैं अक्षय कुमार, और इसके निर्देशक हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जो कि 2022 में यह रिलीज हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने लिखा अनहैप्पी इंडिया। ठीक, लाला लाजपत राय ने पुस्तक लिखा अनहैप्पी इंडिया, और केसरी के नाम से बोला जाता है लाला लाजपत राय को। बाकी जो पुस्तक की बात करें तो पुस्तक जो है अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक का कुछ इस प्रकार से पिक्चर देख सकते हैं, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो डच जो है ये भारत में आना शुरू किए गए थे, 1596 शुरू कर दिए थे, और 1600 में आ जाते हैं, और 1602 में ये अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर लेते हैं। तो नोट करेंगे, डचों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की है, और अपना पहला कारखाना 1605 में डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया है। ठीक, मसूलीपट्टनम में स्थापित किया है। तो राइट आंसर 1602 में डचों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की है, और अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
1916 की प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर किसके बीच हस्ताक्षर किया गया था? तो 1916 को जो लखनऊ समझौता किया गया था, सबसे पहले देख लेते हैं किसके बीच। यह किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच किया गया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग से जिन्ना, इन दोनों ने मिलकर के लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और देश की आज़ादी के लड़ने के लिए लड़ने के लिए इन दोनों ने अपना हाथ बढ़ाया था। ठीक, तो राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना, इन्होंने 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता के बीच हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किस भाग को अवशोषित करती है, जिसकी वजह से निचला वायुमंडल गर्म हो जाता है? तो इसका राइट आंसर अवरक्त किरणें, और इसका मुख्य कारण बनती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जो भी सूर्य से ऊर्जा आती है पृथ्वी तक, उसमें से कुछ ऊर्जा जो है आपको बता दें परिवर्तित होकर के वापस चली जाती है, और कुछ ऊर्जा जो है अवशोषित कर लेती है वायुमंडल की कुछ गैसें, जिसकी वजह से निचला वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिसमें मुख्य कारण बनती है CO2। तो इसका राइट आंसर अवरक्त किरणें। ठीक, अवरक्त किरणों की वजह से निचला वायुमंडल गर्म हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजी अर्थव्यवस्था के अनुसार किस वर्ष तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहा है? तो 2030 तक जो है पूंजी अर्थव्यवस्था के अनुसार 2030 तक भारत जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? यह पंजाब के पटियाला में, नोट करेंगे, पंजाब के पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, धोंटू पंथ का मूल नाम क्या था? तो धोंटू पंथ का मूल नाम था नाना साहेब। ठीक, नाना साहेब को धोंटू पंथ के नाम से भी जाना जाता था। और इनका जन्म नोट करेंगे, तो नाना साहेब का जन्म जो है 1824 में बीठूर के निवासी माधव नारायण राव के घर में हुआ था। ठीक, तो राइट आंसर नाना साहेब। धोंटू पंथ का मूल नाम क्या था? इनका नाम था नाना साहेब, और इनका जन्म नोट करेंगे 1824 में हुआ था। ठीक, 1824 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 तलाक को किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना गया है? तो नोट करेंगे 3 तलाक को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया है। देखिए कैसे, अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, और 3 तलाक जो है यह सिर्फ किस में होता था? मुस्लिम धर्मों में होता था, इस वजह से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया है। और नोट कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में फैसला सुनाते हुए 3 तलाक को असंवैधानिक और कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। ठीक, तो राइट आंसर अनुच्छेद 14, 3 तलाक को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी आयोडीन का उपयोग किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो ये थायराइड ग्रंथि, नोट करेंगे, थायराइड ग्रंथि के लिए, थायराइड ग्रंथि के जो रोग होते हैं इसके निदान के लिए रेडियोधर्मी आयोडीन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भक्ति संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तो भक्ति तुकाराम का जो काल है ये 1608 से लेकर के 1649 तक रहा है, और इस समय पर रहा जहांगीर और शाहजहां। तो जहांगीर का जो टाइम पीरियड है 1605 से लेकर के 1627 तक, और शाहजहां रहा है 27 से लेकर के 1657 तक। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर और शाहजहां। इस ऑप्शन में है जहांगीर, तो जहांगीर को टिक करेंगे। भक्ति संत तुकाराम जो है ये जहांगीर के समकालीन थे। ठीक, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, तो इसके अंतर्गत आता है सबसे पहली चीज तो उत्पाद। ठीक, उत्पाद, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कृषि। जो भी चीज़ें डायरेक्टली प्रकृति द्वारा उत्पादित की जाती हैं वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जैसे कृषि हो गया आपका, डेयरी हो गया, ये सभी हो गया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक, और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका जैसे कि कच्चे माल से किसी चीज़ का उत्पादन करना, जैसे हो गया आपका चीनी उद्योग, गन्ना से चीनी बनाई जाती है तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। बैंकिंग आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा। माल का परिवहन भी आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक, तो नोट करेंगे कृषि हो गया, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण। ठीक, तो राइट आंसर डेयरी। ठीक, डेयरी हो गया इसका राइट आंसर। बाकी इसके हो गए द्वितीय क्षेत्र में, चीनी उद्योग द्वितीय क्षेत्र में, बैंकिंग आपका हो गया तृतीय क्षेत्र में, माल का परिवहन भी तृतीय क्षेत्र में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेवा के लिए स्वीकृत की गई नई शाखा का नाम क्या है? तो भारतीय वायु सेवा के लिए हाल ही में स्वीकृत की गई नई शाखा का नाम है हथियार प्रणाली शाखा। ठीक, हथियार प्रणाली शाखा इज राइट आंसर। तो भारतीय वायु सेवा के लिए स्वीकृत की गई नई शाखा का नाम है हथियार प्रणाली शाखा। ठीक, तो आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आज हमने लगभग 30 MCQs मोस्ट MCQs सॉल्व करवाए जो कि SSC GT के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।